हेलो, गुड इवनिंग कैडेट्स। जैसा कि आज एनडीए फर्स्ट 2026 पेपर हुआ है, तो उम्मीद के मुताबिक पेपर बिल्कुल लेवल का आया है। कम माइनर चेंजेस हुए हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से वेटेज अब की बार कम रहा है और पॉलिटी से ज़्यादा पोर्शन इन्होंने डाल दिया है। तो चलिए डील्स करते हैं। आंसर की मैं आप आज करवा देता हूं, जबकि इसका जो विस्तार से जो लेक्चर है वो आगे की क्लासेस में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी इन द रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द इंडिया। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट है स्टार्ट इन 2011 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और इसका जो मेन एम था वो क्या था, जो ड्राई रीजन्स हैं उनमें हमें जो रेनफील्ड है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करके फार्मिंग की जो इनकम्स है उसको क्या करना, हमें इंक्रीज करना। तो जो रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द इंडिया है, इसका जो मेन स्ट्रेटजी में नहीं आता है उसका रहेगा ऑप्टिमाइजिंग कैनल इरिगेशन। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कामराज पोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द कामराज के कामराज फॉर्मर कांग्रेस से क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस के, और ये फॉर्मर तमिलनाडु के क्या रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जो कामराज पोर्ट है ये 2001 में क्या बना, भारत का 12th मेजर पोर्ट्स बना है, और ये कहाँ पर लोकेटेड करता है, तमिलनाडु में। इसको डेवलप किया गया एज ए मेजर पोर्ट्स टू असिस्टेड चेन्नई पोर्ट्स। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेट पब्लिक कंपनी। यस, राइट आंसर। जो ये पोर्ट है ये एक कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट इज राइट। इट वाज अर्लियर नोन एज एनोर पोर्ट्स। यस, एनोर पोर्ट ही पहले इसका नाम होता था। एनोर पोर्ट के नाम इसको के कामराज प्रदान दिया गया। इट इज ए नेचुरल पोर्ट। नो, इट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट, इट इज ए आर्टिफिशियल पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि जो चेन्नई पे काफी बर्डन हो जाता था चेन्नई पोर्ट्स पे, उसी के बर्डन्स को कम करने के लिए क्या किया गया, इसको एज ए मेजर पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट जो दो स्टेटमेंट है ये क्या रहेंगी, राइट रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Earthquake wave are basically of two types, namely body waves and the surface wave. The body waves interact with the surface rocks and the generate surface wave. Yeah. तो जो बॉडी वेव हैं वो क्या हैं, जब भूकंप वगैरह आता है, फोकस से एपिसेंटर पे जब रेज निकलती हैं तो इसके अंदर से टू टाइप्स वेव क्या होती है, जनरेट होती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ये दोनों ही वेव्स क्या कहलाती हैं, बॉडी वेव्स कहलाती हैं। एक और तीसरे प्रकार की वेव होती है जो सरफेस के ऊपर चलती है, इस सरफेस के ऊपर चलती है, इसको बोलते हैं एल वेव। तो तीन प्रकार की वेव होती है जो इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये दोनों की दोनों बॉडी वेव हैं। क्यों? क्यों बॉडी वेव हैं? क्योंकि अर्थ की इंटीरियर जो है उसमें क्या करती है, ट्रेवल करती हैं। जो एल वेव हैं ये सरफेस के ऊपर चलती हैं, जो मेजर क्या करती हैं, ड्रास्टिक होती हैं, जबकि ये माइनर्स होती हैं। तो इसमें रहेगा टू, बोथ बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है अर्थ की तीन लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो अपर लेयर होती है जिस पर कॉन्टिनेंट एंड द ओशनिक प्लेट क्या है, टेबल है, उसी को बोलते हैं क्रस्ट। तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन। नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। थिनर ना होकर के क्या है, ये थिक, मोटाई। क्यों? जो ये कॉन्टिनेंट है हमारा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर ही है कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। तो जो कॉन्टिनेंट है इसकी कई बार जो डेप्थ होती है, जो मोटाई होती है, वो 70 से 100 किलोमीटर के बीच में हो जाती है। और जो हिमालय है, हिमालय क्रस्ट के ऊपर है, उसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, वो अप्रोक्सीमेट क्या है, 70 से 100 किलोमीटर। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा थिकर। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट नहीं, यहां पर आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है 30 किलोमीटर। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन द नेचर। या राइट। जो क्रस्ट होता है हमारा अर्थ का, इसमें जो टूट फूट वगैरह जो भी कुछ ड्रास्टिक या मेजर या माइनर चेंजेस होते हैं उसके कारण ये क्या हो जाता है, धस जाता है। धसने के कारण क्या होता है, इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, ब्रिटल्स। क्या है, ये भंगुर होती है, किसमें, क्रस्ट जो है आसानी से टूट फूट जा जाती है यदि हम इसके ऊपर प्रेशर वगैरह डालें तो पहली दो स्टेटमेंट गलत है और तीसरे वाली क्या है, सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं, हिंदी में मैं बताऊं तो समग्र
समग्र का मतलब जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो इरप्शन होता है लावा का, तो इससे क्या क्या बाहर की तरफ आता है, इससे ज्वालामुखी का मलबा वगैरह है, लावा है, ऐस है, राख है, इन सब से मिलकर के जो ज्वालामुखी बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वोल्केनो। जनवरी 2025 में माउंट ईबू जो इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, वो भी क्या हुआ था, इरप्ट हुआ था, उसमें से लावा का इरप्शन हुआ था। वो भी एक किस प्रकार का एग्जाम्पल है, कंपोजिट वोल्केनो ही वो कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, द रिजल्ट इन द एक्सप्लोसिव इरप्शन, या स्टेटमेंट वन इज राइट, द इजेक्ट पायरोक्लास्टिक्स मटेरियल। ज्वालामुखी का जो मलबा होता है, जो बाहर निकलते हैं कंकड़ सिंदर वगैरह, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ठोस, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक्स मिनरल्स। द पायरोक्लास्टिक्स मिनरल्स आर द एसिड अक्यूमुलेट्स नियर द वेंट्स फॉर्मिंग लेयर्स। तो क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या रहेंगे इसकी, ठीक रहेंगे, क्योंकि इसमें से मलबा वगैरह निकलता है, एसिड वगैरह निकलती है। लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ द, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, इसका आंसर रहेगा लिथिफिकेशंस। जब सेडिमेंट्स को फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह पर डिपॉजिट करने की प्रक्रिया कहलाती है लिथोप्सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन। कैसे टेम्परेचर मतलब घटता बढ़ता है, किसके कोरस्पोंडेंस, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस हैपन व्हेन द नॉर्मल लैप्स रेट गेट्स इन्वर्टेड। लास्ट ईयर जब एनडी का एग्जाम हुआ था तो उसमें लैप्स रेट के बारे में पूछा था। एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर होती हैं, इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो लैप्स रेट क्या होता है, जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लैप्स रेट। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर और ऊंचाई के बारे में क्या बता रहा है इसमें, इन्वर्जन बता रखा है। तो पहली जो स्टेटमेंट होती है बिल्कुल राइट हो जाएगी। विंटर नाइट से विद क्लाउडी स्काइज आर कंडक्टिव फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जो क्लाउडी स्काइज होती हैं टेम्परेचर्स के लिए ब्लैंकेट का काम करती हैं, तो इसके लिए जो स्काई है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी टेम्परेचर में इन्वर्जन का प्रोसेस बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। पोलर एरिया एक्सपीरियंस इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर। पोलर एरिया पर आपको पता है क्लाउडी कूलिंग प्रोसेस ज्यादा रहता है, वेव्स रहती हैं, और जो एस है, स्नो है, उसके नीचे जो टेम्परेचर है गर्म रहता है, तो इसका भी क्या रहेगा, इन्वर्जन प्रोसेस बनेगा टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए इसमें कहाँ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, देखिए जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री जो साउथ का एरिया है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल्स। इसके जस्ट ऊपर आता है टेम्परेट जोन, और ये लगभग क्या रहता है, 35 से 65 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर इसी रेंज में जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल अगर यदि पूछ लेते आपसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वो किस रीजन में आते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा माने ज्यादा, तो जो लैटिट्यूड है वो भी क्या रहेंगे, ज्यादा। तो यूजली ये 35 टू 65 के बीच में आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। फर्स्ट, तो दे यूजली डेवलप्ड इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड। देखिए तो 30 से मिड, मिड मतलब ये मिडल वाला, और हाई मतलब 90s के आसपास, ये वाले एरिया में आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। दे अफेक्ट ए मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एब्सोल्युटली। तो ये वाला एरिया देखिए आप लोग, और ये वाला एरिया देखिए, तो इन दोनों में से मच एरिया ये रहा, तो इसी को अफेक्ट करते हैं साइक्लोन। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो पहली बिल्कुल दो हो चुकी है, दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां पर तो कौन सी हवाएं चलती हैं, मैंने आपको करवाया भी है क्लास नोट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन था। 30 से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड चलती है, परमानेंट विंड, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेड विंड। क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल पूरा साल क्या रहती है, सेम रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन 30 से 60 के बीच में जो हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिकॉज जो हवा होती है, विंड जो होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर। इन्हीं हवाओं को
हम बोलते हैं पछवा पवने या वेस्टर्लीज बोलते हैं इनको। तो यहां पर क्या दे रखा, ईस्ट टू वेस्ट, जो कि क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी, 1 एंड 2। पहला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द बिलो 50 सेंटीमीटर इन इंडिया इंडिकेट हाईएस्ट इन इंडिकेशन। तो देखिए जो है इसमें तो आप बिल्कुल देखते ही आप फिल कर दोगे, ये हमारा इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ट्रांस हिमालय मैंने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय में जो लद्दाख है, लद्दाख का जो नॉर्थ एरिया है ये हिमालय के शैडो जोन में आता है, जो कि पूरे देश के अंदर ही सबसे कम रेनफॉल वाला एरिया है लद्दाख, जहां पर एनुअली 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक के क्या होती है, बारिश होती है। मध्य प्रदेश में बारिश हो जाती है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास, झारखंड में 140 के आसपास, हमारे हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल रहती है। आपको पता ही है दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में मासिनराम, जबकि कर्नाटक के शिमोगा जिले में अगुम्बे, अगुम्बे एक जगह है अगुम्बे, जहां पर एनुअली 7,000 सेंटीमीटर बारिश होती है, और अगुम्बे को ही साउथ इंडिया का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा लद्दाख। Next, as per the land use category in the land revenue record of the India, a cultivables land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 year is called, जो 5 ईयर लेस देन कल्टिवेटेड रहती है उसको बोलते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी आंसर। जो करंट फेलो होती है इसमें 1 ईयर से पहले पहले क्या हो जाता है, बुआई वगैरह हो जाती है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये जो वेस्ट रहती है लगभग 1 ईयर से पहले पहले, इसको बोलते हैं करंट फेलो। 5 साल से पहले पहले इसमें यदि बुआई कर दी जाती है तो इसको बोलते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। बैरन जो लैंड होती है ये बिल्कुल कल्टीवेशन के मुताबिक नहीं होती है, इस पर कल्टीवेशन की ही नहीं जा सकती, जैसे डेजर्ट्स माउंटेन्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। कल्टिवेबल जो वेस्टलैंड है इसमें मोर देन 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं कल्चरेबल्स वेस्टलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following type of the chemical weathering solution result in the leaching of the minerals। बिल्कुल लेटेराइट सोइल्स में अपर लेयर पर जब सोइल्स पर सिलिका और जो चूना लाइमस्टोन होता है, ये क्या होते हैं, सिलिका और लाइम्स, ये ज्यादा रेनफॉल के कारण क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और ये अर्थ के नीचे मतलब सोइल्स के लो लेयर में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिनरल्स, ये लीचिंग प्रोसेस। जब ये सोल्यूबल्स मिनरल्स हैं ये सोल्यूबल होकर के लो लेयर में चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। Carbonations help in the breaking down the feldspars, hydrations cause and the increasing in the volumes of rock। हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन चेंज द कलर ऑफ द रॉक, बिल्कुल चारों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर रहेगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फिक फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्चुअल 3 प्रकार की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक। लो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब हम रॉक्स को चेंज कर देते हैं किसी दूसरे उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फ्स। तो क्वार्टजाइट्स को मेटामॉर्फिंग करने के बाद इससे बनता है सैंडस्टोन्स। ठीक है, लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल, संगमरमर जिसको बोलते हैं, सेल से बनता है स्लेट, जबकि पेगमेटाइट्स जो है ये एक इग्नियस रॉक है, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका आंसर विल बी सी, सैंडस्टोन्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। बिल्कुल सबसे पहले प्राइमरी वेव ही रिकॉर्ड होती है। इन पी वेव्स द इंडिविजुअली पार्टिकल्स वाइब्रेट to and fro in the directions of the waves propagations, where in the S waves the particles vibrate up and downs at the right angles to the direction of the wave propagations। yes, तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनके चलने की जो दशा होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और इसमें क्या होती है, जो वेव होती हैं ये ऐसे चलती हैं अप एंड फ्रो के भी, सॉरी टू एंड फ्रो की उसमें शेप में। और जो एस वेव होती हैं ये ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगी, जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। एस वेव जो होती हैं ट्रांसवर्स होती हैं, जबकि पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, टू एंड फ्रो की शेप में चलती हैं, मतलब गति करती हुई स्पीड से चलती हैं, जबकि जो एस वेव होती हैं, ये जो एस वेव होती हैं ट्रांसवर्स के शेप में चलती हैं, अप एंड डाउन करके एंगल बनाती हुई। तो इसका आंसर रहेगा सी, जो कि बिल्कुल सही रहेगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपोसेंटर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है किससे, अर्थक्वेक से। और मैंने लेक्चर ये करवाया है आपको क्लास के अंदर भी, नोट्स में प्रॉपर। तो 12 नंबर का आपका अर्थक्वेक से ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इट इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इट इज कॉल्ड द फोकस एन अर्थक्वेक। ये हमारी अर्थ का इंटीरियर है, जो सबसे पहले जहां से जनरेट होती है वेव्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस के बिल्कुल ऊपर जब सबसे पहले क्या जाती है, अनुभव होता है हमको किसका, वेव्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। इट इज द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड मे बी मैनी किलोमीटर डीप विद इन द अर्थ। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। डीप किलोमीटर्स में क्या होता है, ये जनरेट होती हैं वेव्स। तो इसका क्या रहेगा, बोथ 1 एंड 2 इसका राइट आंसर रहेगा। Next questions. Consider the following critical minerals. Which of the above minerals are not used for the productions of the photovoltaic cells used in the solar panel? मतलब जो photovoltaic cells है इनमें कौन सी यूज नहीं होती हैं? तो इसका आंसर रहेगा नियोडाइनियम एंड द डाइस्प्रोसियम्स। ये दो, 1 और 3 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये अर्थ मिनरल्स होते हैं, सेकंड और फोर्थ वाला। और इसका बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो फोटोवोल्टिक्स के लिए कौन सा रहेगा, नियोडाइनियम एंड द गैलियम। तो इसका आंसर रहेगा क्या, सी आंसर। नेक्स्ट चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड फायर इन द सर्दर्न कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आपको पता ही होगा, अमेरिका का क्या है, एक स्टेट है। और अमेरिका का जो कैलिफोर्निया की गल्फ है, और यहां पर है ये कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के पास एक मोजाम्बे, मोजाम्बे एक डेजर्ट है, वहीं से ये जो विंड है ये क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। और यहाँ पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन्स का नाम रहेगा माउंट सॉरी रॉकीज माउंटेन। इसी रॉकीज माउंटेन के सहारे ये साउथ में नीचे की तरफ उतरती हैं, जो क्या होती हैं, अक्टूबर से फेब के बीच में ये चलती हैं मोस्टली। और ये काफी ड्राई होती हैं, और ड्राई होने के कारण क्या होती हैं, जंगलों में वाइल्ड फायर का कारण बनती हैं। और इनमें से जो विंड रहेगी उसका नाम है सांता आना विंड्स। एक चीनुक भी है, चीनुक जो है वो भी रॉकीज के मतलब ईस्ट से उतरती है नीचे की ओर। और जो वहां पर जो बर्फ होती है उस बर्फ को पिघला देती है, ताकि मौसम वहां पर सुहावना हो जाता है। और वहां पर जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, उन घास के मैदान को बोला जाता है प्रेरीज घास के मैदान, ताकि मौसम क्या हो जाता है, सुहावना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सांता आना विंड्स। नेक्स्ट चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए पास ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इसको तो आप बिल्कुल एलिमिनेट मेथड से ही कर सकते हो, आपको पता होगा। मूलिंगला विच आर लोकेटेड इन उत्तराखंड, यांगयाप से ब्रह्मपुत्रा, आपको पता है एंटर इन इंडिया, बोमडिला और द कुमजाउंग, ये सारे क्या रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। जो मूलिंगला है ये अरुणाचल में। तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर। नेक्स्ट, माउंट ईबू विच रिसेंटली इरेप्ट इन द इंडोनेशिया इज कंपोजिट वोल्केनो। मैंने रिसेंट अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, उसमें बताया था कंपोजिट, जो जैन 2025 में क्या हुआ था, लावा इसमें से इरप्ट हुआ था। जो माउंट एबू है ये इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। उसी बोर्नियो आइलैंड के ऊपर ये सिचुएटेड है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा, बोर्नियो आइलैंड, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनई 3 देशों में क्या है, सीमा को शेयर करता है, बाउंड्रीज को शेयर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और सेकंड नंबर पर है न्यू गिनी। नेक्स्ट, consider the following statement in case of the terrestrial planet. Mercury, Venus, Earth and the Mars are the terrestrial planets having the low density as compared to the other. No, ये जो 4 स्टार्स के हैं ये क्या हैं, ये सॉलिड में हैं, और सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है रादर देन गैसेज। और जो लास्ट के 4 हैं वो गैस है। तो जो शुरू के 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न एंड द यूरेनस एंड द नेपच्यून्स, वो गैसीय हैं 4। और ये 4 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां पर क्या दे रखे, लो, जो कि स्टेटमेंट क्या रहेगी, बिल्कुल गलत रहेगी। तो लो डेंसिटी ना होकर के हाई डेंसिटी रहती है। दे लाइज बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड। ये 4 और ये 4, इन्हीं के बीच में जो बेल्ट बनती है इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी। दे लाइज बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड। द लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। तो इसका आंसर रहेगा सिर्फ डी। नहीं, यहां पर भी एस्केपिंग गैसेस ग्रेविटी के कारण नहीं होती है, ये रहेगा इनके पिंड में या प्लैनेट्स के अंदर। तो इसका आंसर विल बी डी। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लास्ट टाइम सबसे लास्ट चैप्टर ही मैंने ये पढ़ाया था क्लास में आपको, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर्स, एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको करना है। ट्रोपोस्फियर आपको पता है फर्स्ट लेयर ही होती है 0 से 8 और 0 से 18 किलोमीटर इक्वेटर से, और 0 से 8 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है ये, और ये यहाँ का जो 90% जो पोर्शन है एटमॉस्फेयर का वो ट्रोपोस्फियर में ही आता है। यहाँ पर मौसमी जो कंडीशन है जैसे रेनफॉल्स वगैरह वो सब इसमें होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रेटोस्फियर, चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 32 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है इसमें, तो ये भी नहीं स्टेटमेंट है। मीजोस्फियर, ये सबसे ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जिसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, तो रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, ये जाता है आइनोस्फियर में। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, दयाभाग, पृथ्वीराज रासो, लीलावती एंड द मिताक्षरा। तो जीतू मोहन, चंद्रबरदाई, लीलावती भास्कराचार्य, सेकंड भी बोलते हैं मिताक्षरी। तो चारों के चारों ही इसके क्या रहेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इज द chronological order from the earliest to recent. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 16। मैगलेन, मैगलेन एक जल संधि भी है, स्टेट्स भी है पैसिफिक ओशंस में, और सरकम नेविगेटेड द ग्लोब्स रहा था ये 1519 से लेकर के 1522 के बीच में, इसने नेविगेशन रूट को ग्लोब के ऊपर चित्रित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 1602 में फॉर्म्ड हुई थी, और वास्को डी गामा भारत में जब आया उस समय नॉर्थ इंडिया में सिकंदर लोदी रूल कर रहा था। तो इसको आप यदि अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना रहेगी, फोर देखिए इसमें कहाँ है, ये और ये, इन दोनों को तो क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी, 1519 देखिए इसमें कहां पर है, सेकंड, तो क्या आंसर रहेगा इसका, सेकंड देखिए, बी आंसर, इसका आंसर रहेगा बी आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर सॉरी, इन्वेंशंस, इन्वेंटर, फ्लाइंग स्टल लूम्स, जोनी की बिल्कुल ठीक है। वाटर फ्रेम्स, जेम्स हार्ग्रीव्स, बिल्कुल रॉन्ग। स्पिनिंग्स, जेनी, ओ, ये और ये ऐसे हैं, ये बिल्कुल फ्रेम्स को रिचर्ड्स आर्कवेट ने, और स्पिनिंग्स जो जेनी है इसको जेम्स हार्ग्रीव्स ने इन्वेंटेड किया था। तो इसमें क्या रहेगा, वन, ओनली वन स्टेटमेंट यहां पर राइट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेस्पेक्ट टू द रोल्ट एक्ट इन 1919। सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में रोल्ट एक्ट भारत में लागू हुआ था, जो मतलब बिना मुकदमे, बिना अपील दलील चलाए हुए किसी भी भारतीय को क्या कर सकता था, 2 साल की कठोर कारावास। ये सारा मैंने आपको बताया है। गांधी जी ने इसके विरोध में ऑल इंडिया क्या किया था, मूवमेंट्स को शुरू किया था। तो गांधी जी लॉन्च डे नेशन वाइड, बिल्कुल ठीक है। दैट हैज बीन हरेबल पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव के उसमें चलाया गया था, उस वहां से पास हुआ था। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट्स एनफ पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है, कंप्लीट ये क्लास नोट से क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 9th क्लास 10th क्लास की ये उससे मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह से चैप्टर है ये। देयर वर अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स विच कुड लोन मनी टू सेटअप इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 में, जिसने बैंकों को लोन देना शुरू किया। अदर फिर इसके बाद अनेक बैंक ब्रिटेन में खोलने शुरू हो गए। लोन से क्या होता है, लोग लोन लेंगे फैक्ट्रीज वगैरह, तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री यहाँ पर बूम करती गई। कहाँ पर, ब्रिटेन में। देर वर ए गुड ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी अच्छी यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the Russian revolutions. The incident known as the Bloody Sunday started a series of events known as 1905 revolution, बिल्कुल। फादर गैपोन, फादर गैपोन के नेतृत्व में एक क्या चलाया जा रहा था, यहाँ पर मार्च निकाला जा रहा था। तो जो जार है, जार के ट्रूप्स जो थे, ट्रूप्स मतलब सैनिक, उन्होंने इनके ऊपर क्या चलवा दी, गोली वगैरह चलवा दी, जिससे काफी लोग मारे गए। उस दिन संडे था, इसलिए इस घटना को हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और काफी इस मार्च में लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इसका आंसर रहेगा सी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। Who among the following advocated the construction of the initial railway in the, सबसे आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। देखते ही टिक मार देना। लॉर्ड डलहौजी ने 1853
ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से 1856 के बीच में, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। और 1853 में इन्होंने ही सबसे पहले मिलिट्री और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए क्या किया, रेल की शुरुआत की भारत के अंदर। The large well supplying water through the Great Bath of the Mohenjo-daro was located. मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक क्वेश्चन है। नियर द ड्रेन ऑफ टैंक बिल्कुल रॉन्ग है। एट द टॉप ऑफ द वन ऑफ द स्टेयरकेस बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड स्टेयरकेस इन वन ऑफ द एडजॉइनिंग द रूम ऑन द ईस्टर्न साइड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन द कॉर्नर्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईस्टर्न साइड की साइड रूम्स वगैरह। इफ यू लाइक टू विजिट फेमस जैन पिलग्राम साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स विल हैव टू ट्रेवल्स अप? मुदबिद्री, मदुरई एंड द सोनागिरी। सोनागिरी कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, मदुरई तमिलनाडु में, और मुदबिद्री कहां पर है? कर्नाटका में। तीनों ही जैन पिलग्राम्स के लिए काफी फेमस है। मैंगलोर से थोड़ा ही दूर है ये। और आपको पता होगा जैन धर्म के जो प्रमुख थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने श्रावण बेलगोला कर्नाटक में ही अपने प्राण त्याग दिए थे संथारा कस्टम के द्वारा। तो जो साउथ इंडिया का कर्नाटक है, जैन पिलग्राम के लिए काफी क्या है, फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द बीड प्रोडक्शन इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा टाउन्स। बीड जो है वो काफी फेमस थे, चनहुदड़ो वगैरह से काफी जगहों से यहाँ से बीड्स वगैरह देखने के हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं। और जो बीड्स है, बीड्स को बनाने के लिए कार्नेलियन क्वार्ट्ज सेटाइट्स वगैरह का यूज किया जाता था। द बीड्स वर सिलेंड्रिकल, बिल्कुल शेप में भी होते थे। स्पेसिफाइड स्टोन्स ड्रिल्स वर यूज फॉर द मेकिंग होल्स थ्रू द बीड्स। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेकंड 5 year प्लान sought to promote development which would establish the socialistic pattern of the society in the industry। पीसी महालनोबिस मॉडल्स पर डेवलपमेंट्स यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है हमको। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काफी फोकस किया गया था, जिससे समाज के अंदर, सोसाइटीज के अंदर हमें ड्रास्टिक या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। बिटवीन 1966 टू 69 3 एनुअल प्लान्स वाज फॉर्मुलेटेड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत का इस बीच दो बैटल्स, दो युद्ध वगैरह, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के कारण इतना हमारे पास फंड था नहीं ताकि हम 5 year प्लान्स को क्या कर सके, चला सके, कंटिन्यूस रख सके, तो गैप ले लिया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ऊपर वाली बिल्कुल राइट है। द 9th 5 year प्लान्स कुड नॉट, जो 9th year 5 year प्लान है वो 1997 से लेकर के 2002 के बीच में चलाई गई थी। नो टेक ऑफ इट्स स्टिपुलेटेड टाइम्स इन द 60 year ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। जो भारत का 60 year इंडिपेंडेंस है वो 2007 में सेलिब्रेट किया था। और जो 9 year प्लान है वो स्टार्ट हुई थी 97 to 2। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहली वाली दोनों सही है, तो इसका आंसर रहेगा ए। थोड़ा घुमा दिया, क्वेश्चन आसान है। With reference to the Constitution of the India, consider the following statements about the Comptroller and the Auditor General of India। संविधान का आर्टिकल 148 क्या बोलता है, कैग के बारे में बताता है। द कैग अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट है। द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर ही हैज ceased to hold the office, बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट ऑफ द कैग इज अकाउंट्स टू द यूनियन सेल सबमिट बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ना होकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सबमिट करवाता है रिपोर्ट, किसकी, कैग की। तो ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग रहेगी। तो फर्स्ट दो स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो ये इसका सही रहने वाला है। क्वेश्चन क्लास नोट से है ये। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफिस। यहां पर रैंकिंग बतानी है। आपको पता है भारत में फर्स्ट नागरिक तो प्रेसिडेंट ही रहता है। प्रेसिडेंट के बाद क्या आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद है तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद फोर्थ नंबर पर रहेगा गवर्नर। और ये जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 7th नंबर पर आता है। तो यहां पर फर्स्ट पर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट, फिर थर्ड, थर्ड। अब देखो दो आपको पता है तो एलिमिनेट कर दीजिए। दो क्यों, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गए दो। तीसरे नंबर पर क्या रहता है, तीसरे नंबर पर है गवर्नर। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेपर पेयर विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन 1992-3 के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिले। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा
कोऑपरेटिव सोसाइटी बी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पार्ट 10 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल रॉन्ग, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में है 11। जो 10 है ये एससी और एसटीज के बारे में क्या है बताता है। और फाइनेंस प्रॉपर्टीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट, ये बिल्कुल ठीक है। 12 264 से लेकर के 300 के बीच में ये सारी जानकारी इसके बारे में बता रखी है। तो कितनी पेयर ठीक है यहाँ पर? 3। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिलीज टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड पॉवर्टी इन द होल, बिल्कुल राइट है। जीरो हंगर आएगा, बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है। गुड क्वालिटी एजुकेशन, ये भी गलत है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, यहां पर सिर्फ एक, तो ए आंसर इसका रहेगा। जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। या मनी बिल जो है संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, और मनी बिल सबसे पहले कहां पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में। स्टेटमेंट फर्स्ट वन, हाँ अच्छा, नोट इंट्रोड्यूस इन, बिल्कुल सही है। कहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है? सबसे पहले लोकसभा के अंदर। द राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट अ मनी बिल बट कैन सजेस्ट अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा जो है उसके पास कोई भी पावर नहीं होती मनी बिल के ऊपर। मनी बिल के ऊपर पावरफुल कौन होती है? लोकसभा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ठीक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement, the constitution of the India mention that the speaker has the power to adjourn both the houses signed and no, लोकसभा को ही स्पीकर क्या कर सकता है? एडजर्न कर सकता है। राज्यसभा को भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिसियो होता है, ठीक है। ऑन प्रोपोगेशंस इट इज ओनली द स्पीकर हु कैन समन द हाउस, नो, दोनों ही स्टेटमेंट क्या रहेंगी? रॉन्ग रहेंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक साइड क्या दे रखा है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन, और एक साइड क्या है? कंट्री। यूएन एमओजीआईपी जो ये पीस मेकर ऑपरेशन है इंडिया एंड पाकिस्तान 1949 में ये क्या किया गया था? रेगुलेट किया गया था, चलाया गया था। जो साइप्रस है, एंटेसो, ये गलत है। एंटेसो जो है ये मिडल ईस्ट में चलाया गया था 1949 में, 48 सॉरी। और मिडल ईस्ट अभी आपको पता ही होगा चर्चा में चल रहा है, ईरान, इजराइल और यूएसओ को लेकर के स्टेट ऑफ हार्मुज चर्चा में ही रहती है। तो यही है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो यूएनटीएसओ हैती में ना चला करके कहाँ चला गया था? मिडल ईस्ट। बाकी यूएन माइक कोसावा ठीक है, साइप्रस बिल्कुल ठीक है। तो 3 ऑपरेशन इसके ठीक रहेंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the territorial judiciary of the high court in the constitution consider the following। हाई कोर्ट देश में कितने हैं आपको पता ही है? 25 हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव द करेक्टली मैच्ड? केरला हाई कोर्ट, यदि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो केरला इस साइड है, अंडमान निकोबार इस साइड है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो सकती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहले 7 स्टेट आते थे, लेकिन 2013 से मणिपुर का खुद का हाई कोर्ट है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। फिलहाल गुवाहाटी हाई कोर्ट्स में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, ये 4 ही राज्य रह चुके हैं। मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास इसी साइड है, और पुदुचेरी यहीं पर है, बिल्कुल राइट है इसका आंसर। और कलकत्ता हाई कोर्ट क्या रहेगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में कौन आता है? अंडमान, तो इसका रहेगा 1। संविधान का आर्टिकल 7 1956 में ये बोला गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों का सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही रहेगी, और वो रहेगी मद्रास हाई कोर्ट पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका रहेगा, as per article 324 of the constitution of the India, the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like ground as a judge of supreme court। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम एज इट इज प्रोसेस इसके लिए रहेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, with reference to defense cooperations between India and Russia, which one of the following statement is correct?
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम इज jointly developed by the India DRDO and the Russian NPO. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल द प्रोडक्शन साइट ऑफ द इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर इन द कोरवा मध्य प्रदेश। नहीं, गलत। ये वर्ड को ही पकड़ोगे तो आप अमेठी आएगा इसका आंसर, अमेठी में है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? एक, राइट। नेक्स्ट 142 पे चलिए। Which among the following department is not under the Ministry of the Home Affairs? The Department of State बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। The Department of the Official Language बिल्कुल अंडर में है। The Department of the Border Management है। The Department of the Drinking Water and the Sanitation बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डी। ये वाला जो है ये आता है जल शक्ति मंत्रालय। मोदी सरकार की जो सेकेंड इनिंग आई थी उसी में एक नया डिपार्टमेंट्स को जल शक्ति मंत्रालय को क्या किया गया था? बनाया गया था। और जो पहले जल शक्ति मंत्री थे वो थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्तमान में है CR पाटिल। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए। द अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग। बिल्कुल नीति आयोग करंट से क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग cities has been designated at the UNESCO Creative City of the Gastronomy in the 2025? Lucknow is the right answer. Current का questions. PM Mitra Parks relate to which one of the following industry? PM Mitra, textile industry. Next, which one of the following country become the 11th member of the ASEAN in 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था, क्लास में मैंने करवाया भी है इसको। तो इसका आंसर रहेगा तिमोर लेस्ते। पहले 10 मेंबर थे। जो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो सेटअप या स्टेबलाइज्ड हुआ था 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। तो रिसेंट जो कंट्री ऐड हुई है तिमोर लेस्ते, इसकी सही आंसर, राइट आंसर। Who among the following is the winner of the 24-25 रणजी ट्रॉफी? विदर्भ, केरला, कर्नाटका, सौराष्ट्र। इसका आंसर रहेगा विदर्भ। और विदर्भ ने किसको हराया? केरला को। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, स्टार्ट इन 1934-35, और जो पहला सेशन जीता था वो था बॉम्बे। तो इसका आंसर रहेगा विदर्भ, जो महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट, choose the correct set of the following cities is descending order to the degree of the urbanization's definition in 2025 in the term of population. Populations में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। टोक्यो, ढाका, मनीला, न्यू दिल्ली, जकार्ता। जकार्ता ये डी इज द राइट आंसर। जकार्ता, पहले टोक्यो थी लेकिन टोक्यो को पीछे छोड़ चुका है जकार्ता। जकार्ता आपको पता है पहले इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन 2022 के बाद इसकी कैपिटल बना दी गई, जो बोर्निया आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, जिसका नाम है नूसंतरा। तो अब जकार्ता नहीं है, जकार्ता से अलग कौन बन चुकी है? नूसंतरा। तो इसका आंसर रहेगा डी। Consider the following country: Haiti, Philippines, Nicaragua, India. According to the Climate Risk Index 2026, which one of the above country were affected by the recurring extremes event during the 1995-2024? तो हैती, फिलीपींस बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। करंट का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट बतानी है आपको, लिस्ट को मैच करना है। ये तो मैंने आपको आर्मी में ही भी करवा रखा है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी का जो संबंध है सूडान से। ऑपरेशन इंद्रावती हैती, ऑपरेशन अजय इजराइल, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। तो देखिए मैच करिएगा। ए का 4, ए का 4 देखो इसमें कहां दिख रहा है? ये दो ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा ये। ऑपरेशन इंद्रावती, बी का 2, बी का 2 देखो कहां पर है? बी का 2। तो सी आंसर इज राइट। तो ये था आपका जीके एनडीए 2026। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चनों की आंसर की मिल चुकी होगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपका अच्छा ही गया होगा पेपर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।